ठीक है, सबसे पहली हेडिंग क्या डालिए? राजनैतिक दशा, सिंधु सभ्यता कालीन राजनैतिक दशा। ठीक है, अब देखिए, आपको याद आ रहा होगा कि राजनैतिक दशा में राजनैतिक प्रणाली, संरचना, है ना, केंद्रीय प्रांतीय प्रशासन, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन, ये सब सारी बातें लिखी जाती हैं। लेकिन अब देखिए, यहीं पर एक अपवाद चालू हो जाएगा कि ये सारी दशाएं जो हैं, है ना, ये हम सिंधु सभ्यता के संबंध में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते सिंधु सभ्यता के संबंध में ये बातें? है नहीं है। अब बात यह है कि हम भी कैसे कह सकते हैं कि राजा या सेना नहीं थी? कैसे कह सकती हो आपकी नहीं थी? किसी ने बताया है क्या आपको? नहीं, बात यह है कि लिखित साक्ष्यों का अभाव है। बात समझिएगा, सिंधु सभ्यता आप शुरू पहले दिन से देख रहे हैं, कैसी सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, जहां लिखित साक्ष्यों का अभाव है। इसीलिए सिंधु सभ्यता के हर विषय पर क्या है? विवाद है कि सिंधु सभ्यता में ये चीज थी कि नहीं थी। कुछ कहते हैं थी, कुछ कहते हैं नहीं थी। बात समझ में आ रही है? तो सिंधु सभ्यता की राजनीतिक दशा हमने जो तो डिसाइड किया है कि राजनीतिक दशा में प्रणाली, संरचना, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, नगरीय ग्राम प्रशासन, है ना, सैन्य प्रशासन, न्याय प्रशासन लिखेंगे। लेकिन ये बिंदु सिंधु सभ्यता पर नहीं आएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सिंधु सभ्यता में कोई केंद्रीय प्रशासन था कि नहीं था, प्रांत थे कि नहीं थे, गांव थे कि नहीं थे। बात समझ में आ रही है? हमें पता ही नहीं कि न्याय व्यवस्था कैसी रही होगी, सैन्य व्यवस्था थी भी कि नहीं थी। पर हमें क्यों नहीं पता? क्योंकि लिखित साक्ष्यों का अभाव। इसका मतलब कि जिन बिंदुओं को, ठीक है, लिखित साक्ष्यों के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है, उन बिंदुओं को सिंधु सभ्यता में पढ़ना भी संभव नहीं है। ठीक है, तो फिर हम क्या करें सिंधु सभ्यता के राजनीतिक दशा के संबंध में? तो अब यहां पर बात होती है कि जो भी साक्ष्य मिले हैं उनसे कुछ ना कुछ तो अनुमान लगाया गया होगा। ठीक है, तो बात यही है कि सिंधु सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था और प्रणाली के संबंध में लिखित साक्ष्यों के अभाव में स्पष्ट बात तो नहीं कही जा सकती, लेकिन इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने अपने अपने मत दिए हैं। जैसे हम कुछ इतिहासकारों की चर्चा करेंगे। एक इतिहास, देखिए, तीन ही व्यवस्थाएं हो सकती हैं, या तो प्रजातंत्र, या तो राजतंत्र, या तो धर्मतंत्र। तो अलग अलग इतिहासकार अपने अध्ययन के आधार पर अलग अलग बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक इतिहासकार है पिगॉट महोदय। ठीक है, पिगॉट महोदय कहते हैं कि सिंधु सभ्यता धर्मतंत्रात्मक थी। मतलब सिंधु सभ्यता में व्यवस्था कैसी थी? धर्मतंत्र। ठीक है, कुछ इतिहासकार हैं जैसे हंटर महोदय कहते हैं कि मोहनजोदड़ो में प्रजातंत्र था। मैके भी कहते हैं कि हड़प्पा में प्रतिनिधि शासन था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि राजतंत्र था। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही है, लेकिन बात यह है कि हम किसकी बात को स्वीकार करें। तो एक एक करके थोड़ा सा समझने वाली जरूरत है। पिगॉट महोदय क्या कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता में कैसी व्यवस्था थी? धर्मतंत्रात्मक व्यवस्था थी, धर्म का बोलबाला था। लेकिन इसकी आलोचना यह है कि सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से कोई भी मंदिर नुमा या कोई भी धार्मिक स्थल प्राप्त नहीं हुआ। एक भी धार्मिक स्थल प्राप्त नहीं हुआ। तो एक बात बताइए कि जब धार्मिक स्थल प्राप्त नहीं हुआ है, यानी कि धर्म का जो वर्चस्व है वो नहीं रहा होगा। मेरी बात समझिएगा, जब धर्म का वर्चस्व ही नहीं है, पिगॉट महोदय कहते हैं धर्मतंत्रात्मक शासन था, और जो पुरोहित होते थे ये क्या करते थे? शासन करते थे। लेकिन सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से किसकी प्राप्ति नहीं हुई है? मंदिर और धार्मिक स्थलों की, जो बताती है ये बात कि धर्म की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
बहुत अच्छी स्थिति का मतलब है शक्तिशाली स्थिति नहीं थी। तो जब धर्म शक्तिशाली नहीं है तो पुरोहित वर्ग भी क्या नहीं हो सकता, शक्तिशाली नहीं हो सकता, और जो शक्तिशाली नहीं है वो कभी शासक भी नहीं हो सकता। हमेशा याद रखिए कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो शक्तिशाली है वही सत्ता का स्वामी बनता है, जो शक्तिशाली नहीं है वो सत्ता का स्वामी भी नहीं हो सकता। तो चूंकि कोई भी क्या नहीं मिले, मंदिर और धार्मिक स्थल नहीं मिले हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि पुरोहित वर्ग मजबूत वर्ग नहीं था और ये शासक भी नहीं रहा। वरना अगर धर्म प्रधान होता तो बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों की प्राप्ति होती। अब जिन इतिहासकारों ने कहा कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उनके संबंध में भी एक आलोचना है। सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से मंदिर नुमा संरचना नहीं मिली है, सॉरी महल नुमा संरचना नहीं मिली है। अब राजतंत्र और महल ना हो ये तो संभव नहीं है। आप रियासतों को देख लीजिए, इंदौर में कौन सी रियासत थी, होलकर, सैकड़ों महल आपको होलकरों के मिलेंगे। राजवाड़ा एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे करते बहुत सारे बेटा महल है, राजवाड़ा तो सबसे प्रसिद्ध है। आप किसी भी रियासत को देख लीजिए, किसी भी रियासत को, बुंदेला रियासत आपको ओरछा और ग्वालियर और इन सब जगह क्या मिलेंगे, महल मिलेंगे। सिंधिया के महल पूरे ग्वालियर क्षेत्र में मिलेंगे आपको। आप महाराष्ट्र चले जाइए, नागपुर में जो लोग थे उनके मिलेंगे, गुजरात में गायकवाड़ों के मिलेंगे। मतलब जहां जहां रियासती शासन था सब जगह महल एक अनिवार्य अंग है। लेकिन सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से कोई महल नुमा संरचना नहीं मिलती जिससे यह कहा जा सकता है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था का प्रचलन भी संभवतः नहीं था। तो बात यह है कि धर्मतंत्र नहीं है, राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र था कि नहीं या कैसा था कुछ स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता। तो फिर निष्कर्ष क्या निकाले? तो इतिहासकारों ने ये एक सामान्य निष्कर्ष निकाला कि भाई सभ्यता में जिस तरीके की नगरीय प्रणाली विद्यमान थी, पूरी सभ्यता में एक तरीके के माप तौल था, लिपि एक पूरी सभ्यता में थी। तो ये सब सारी चीजों की समरूपता देख करके ये तो समझ में आता है कि सभ्यता में कोई ना कोई केंद्रीय सत्ता अस्तित्व में जरूर थी। अगर कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होती तो समरूपता भी नहीं होती। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग लिपियां चलती, माप तौल की प्रणाली अलग होती, नगरों की बसाहट अलग होती। लेकिन अगर सब जगह एक सी बसाहट है, एक लिपि है, माप तौल की प्रणाली एक है, इसका मतलब कोई ना कोई तो शासन जरूर करता था। अब चूंकि सिंधुवासी क्या थे, व्यापारी थे, व्यापार वाणिज्य करते थे ना, तो इतिहासकारों ने यही माना है कि चूंकि सिंधु सभ्यता व्यापारी थे और व्यापारी वर्ग सशक्त वर्ग था, इसलिए सत्ता भी किसके हाथों में रही होगी, व्यापारी वर्ग के हाथों में ही रही होगी। वणिक वर्ग भी कहते हैं उसे। और ये वणिक वर्ग अपने आप को विभिन्न समितियों में बांटकर संभवतः क्या करता था, शासन करता था। जैसे कुछ व्यापारियों ने मिलकर के, कुछ व्यापारियों की एक समिति बना दी गई, जल प्रबंधन समिति, तो वो किसका प्रबंधन देखती थी, जल का प्रबंधन देखती थी। कुछ को मिलाकर के बना दिया गया नगर नियोजन समिति, तो वो नगर नियोजन देखती थी। कुछ को बना दिया गया माप तौल प्रणाली को देखने के लिए, तो वो माप तौल समिति माप तौल देख रही है। लिपि समिति लिपि देख रही है। मतलब व्यापारियों को क्या कर दिया जाता था, समितियों में बांट दिया जाता था और वही व्यापारी उस शहर का संचालन करते थे। बात समझ में आ रही है? यही निष्कर्ष है जो अंततः पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने स्वीकार किया है कि संभवतः शासन किसके हाथों में था, व्यापारी वर्ग के हाथों में था। अभी भी हम संभवतः ही कह रहे हैं, कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लिखित साक्ष्यों का अभाव है। और मैंने आपको पहले दिन क्लियर कर दिया था कि सिंधु सभ्यता की सारी बातें क्या है, अनुमानित है। कोई भी स्पष्ट तौर पर बात नहीं कही जा सकती। हम आगे अभी लिखेंगे कि सिंधु सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी,
तो ये भी हमने कुछ आधारों पर क्या किया है, अनुमान लगाया है। वास्तविकता में मात्र सत्तात्मक थी कि नहीं, ये बात तो सिंधु सभ्यता के साथ ही समाप्त हो गई। ठीक है, तो हम सिर्फ किस पर काम कर रहे हैं बेटा, अनुमानों पर, क्योंकि लिखित साक्ष्यों का अभाव है। और इसीलिए इसको ऐतिहासिक कालखंड में नहीं रखा गया है, इस सभ्यता को किसके अंतर्गत रखा गया है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, क्लियर है। तो राजनीतिक दशा में कोई बिंदु नहीं आएगा, क्योंकि कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ठीक, तो आपने हेडिंग डाली राजनीतिक दशा, अब फटाफट लिखो जो मैं बोल रहा हूं। लिखिएगा, लिखित साक्ष्यों के अभाव में, लिखित साक्ष्यों के अभाव में, लिखित साक्ष्यों के अभाव में सिंधु सभ्यता के राजनैतिक जीवन एवं प्रणाली के संबंध में लिखित साक्ष्यों के अभाव में सिंधु सभ्यता के राजनैतिक जीवन एवं राजनैतिक प्रणाली के संबंध में स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लिखित साक्ष्यों के अभाव में सिंधु सभ्यता के राजनैतिक जीवन एवं प्रणाली के संबंध में स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस संबंध में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं डैश। इस संबंध में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं डैश। चलिए लिखिए पहला पॉइंट, देखिए पिगॉट महोदय के अनुसार, हेलो बेटा ये एसी चालू किया था तुमने, कितने में है, रिमोट यहीं रख दिया करो मेरी क्लास में। पिगॉट महोदय के अनुसार सिंधु सभ्यता में धर्मतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी। पिगॉट महोदय के अनुसार सिंधु सभ्यता में धर्मतंत्रात्मक व्यवस्था विद्यमान थी एवं यहाँ का प्रशासन पुरोहित वर्ग द्वारा किया जाता था। अभी चल रहा था कितने में, 20 में चलाया करो। यहाँ का प्रशासन पुरोहित वर्ग द्वारा किया जाता था। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करिए, पहला ही बिंदु है उसका पैराग्राफ चेंज करिए। ठीक है, चूंकि सभ्यता के किसी भी स्थल से धार्मिक भवनों की प्राप्ति नहीं हुई है। चूंकि सभ्यता के किसी भी स्थल से धार्मिक भवनों की प्राप्ति नहीं हुई है, अतः चूंकि सभ्यता के किसी भी स्थल से धार्मिक स्थलों की प्राप्ति नहीं हुई है, अतः
माना जा सकता है कि, अतः माना जा सकता है कि पुरोहित वर्ग, अतः माना जा सकता है कि पुरोहित वर्ग सशक्त नहीं था एवं वे शासक भी नहीं, अतः माना जा सकता है कि पुरोहित वर्ग सशक्त नहीं था एवं शासन भी उनके हाथों में नहीं था। माना जा सकता है कि पुरोहित वर्ग सशक्त नहीं था एवं शासन भी उनके हाथों में नहीं था। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, जो शक्तिशाली होगा वही शासक होगा। कभी तुम लोग स्कूल पढ़ के आए हो, तुमने देखा है कभी किसी कमजोर बच्चे को या मॉनिटर बना दिया जाए? सुनेगा कोई उसकी? नहीं सुनेगा ना। मतलब शासक हमेशा क्या होता है? मजबूती होता है, और जो कमजोर है वो शासक नहीं। हाँ, कोई जानबूझ करके किसी कमजोर को बना दे खुद शासन करने के लिए तो बात अलग है, उनको फिर कहते हैं पपेट, कठपुतली शासक। तो यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मंदिर होते, बड़ी संख्या में धार्मिक स्थल होते, तो हम ये मानते कि हाँ यार इतने सारे धार्मिक स्थल है, मतलब ये जो वर्ग है ये क्या रहा होगा? मजबूत रहा होगा और ये शासक भी हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति दिख नहीं रही है, तो हम यही मान रहे हैं कि शासक वर्ग नहीं था, पुरोहित वर्ग। ठीक। अब कुछ इतिहासकार हैं जो क्या मानते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन महल नहीं है तो इस व्यवस्था को भी बहुत ज्यादा बल मिलता नहीं है। अगला पॉइंट लिखिएगा। हाँ, पंडित मतलब मैं पंडित नहीं कहूंगा, पुरोहित मतलब जो धार्मिक अनुष्ठान कराए। मतलब जैसे वैदिक धर्म में जो धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं पुरोहित या पंडित कहते हैं ना जिन्हें, नहीं समझे? यज्ञ करवा रहे हैं जो लोग, उनको पुरोहित, ब्राह्मण जो भी है। तो सिंधु सभ्यता में चूंकि कोई धर्म तो था नहीं, तो हम उनको क्या कह रहे हैं? पुरोहित कह रहे हैं। ठीक है, अगला लिखिएगा कि हंटर महोदय के अनुसार, अगला पॉइंट है ये। ठीक है, हंटर महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो में, हंटर महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो में, हंटर महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो में राजतंत्रात्मक शासन न होकर के हंटर महोदय के अनुसार मोहनजोदड़ो में राजतंत्रात्मक शासन न होकर के प्रतिनिधि शासन था। प्रतिनिधि शासन था। अगला पॉइंट लिखिएगा, मैके के अनुसार, ये लिखा है बोर्ड में, मैके के अनुसार हड़प्पा में भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। मैके के अनुसार हड़प्पा में भी, मैके के अनुसार हड़प्पा में भी लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। अगला पॉइंट, कुछ इतिहासकार एवं पुरातत्वविद, कुछ इतिहासकार एवं पुरातत्वविद, कुछ इतिहासकार एवं पुरातत्वविद सिंधु सभ्यता में, कुछ इतिहासकार एवं पुरातत्वविद सिंधु सभ्यता में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने की बात करते हैं। कुछ इतिहासकार एवं पुरातत्वविद सिंधु सभ्यता में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने की बात करते हैं, लेकिन
राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होने की बात करते हैं, लेकिन सभ्यता के किसी भी स्थल से लेकिन सभ्यता के किसी भी स्थल से महल नुमा संरचना प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन सभ्यता के किसी भी स्थल से महल नुमा संरचना प्राप्त नहीं हुई है। सभ्यता के किसी भी स्थल से महल नुमा संरचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था होने पर भी अतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था होने पर भी अतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था होने पर भी संशय दिखाई पड़ता है। अतः राजतंत्रात्मक व्यवस्था होने पर भी संशय दिखाई पड़ता है। राजतंत्रात्मक व्यवस्था होने पर भी संशय दिखाई पड़ता है। ठीक है, मतलब बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है कि हम क्या समझें कि सिंधु सभ्यता में व्यवस्था कैसी थी। तो फिर वही निष्कर्ष है कि भाई ये व्यापार वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए शासन कौन देखता था? व्यापारी वर्ग ही। इस बात को आप आज भी रिलेट कर सकते हो कि आज भी आपको दिखाई ऊपर से यही पड़ता होगा कि प्रशासनिक अधिकारी लोकतंत्र शासन चल रहा है, लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथों में है? पैसे वालों के हाथों में है। जो कानून बनते हैं पैसे वालों की इच्छा अनुसार बनते हैं। संचालन होता है सरकारों का, कौन कर रहा है? पैसे वाले ही तो कर रहे हैं। आपको मैं क्या कह रहा हूं, बाहर से लोकतंत्र है, लेकिन अंदर से वास्तविक रूप से संचालन कौन करता है? व्यापारी ही करते हैं। तो हाँ, लोकतंत्र, प्रतिनिधि शासन मतलब लोकतंत्र। ठीक है, तो हम यही मान रहे हैं कि जनरली लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, लेकिन किस तौर पर? व्यापारियों के माध्यम से। व्यापारी ही उस लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को नियंत्रित करते थे। अब कैसे? निष्कर्ष लिखिए, उस पर क्लियर हो जाएगा। प्रतिनिधि शासन मतलब लोकतंत्र। जैसे हमारे सांसद विधायक कौन है? हमारे प्रतिनिधि हैं। तो इसी को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि शासन। चुने हुए लोग जब शासन करते हैं तो वो प्रतिनिधि हैं, वही प्रतिनिधि शासन है, डेमोक्रेसी। ठीक है, लिखिए, निष्कर्ष लिखिए कि जिस प्रकार से समस्त सभ्यता में एक लिपि, माप तौल की समरूपता, जिस प्रकार से समस्त सभ्यता में एक लिपि, ठीक है, जिस प्रकार से समस्त सभ्यता में एक लिपि, फिर कॉमा लगा के लिखिएगा, माप तौल प्रणाली की समरूपता, एक लिपि, माप तौल प्रणाली की समरूपता। ठीक है, एक लिपि, माप तौल प्रणाली की समरूपता, कॉमा लगाइए, नगर नियोजन, जल प्रबंधन, आदि की व्यवस्था थी। उससे ज्ञात होता है कि आदि की व्यवस्था थी, उससे ज्ञात होता है कि सभ्यता का संचालन, उससे ज्ञात होता है कि सभ्यता का संचालन, उससे ज्ञात होता है कि सभ्यता का संचालन किसी सत्ता के माध्यम से अवश्य होता था। उससे ज्ञात होता है कि सभ्यता का संचालन किसी केंद्रीय सत्ता के माध्यम से होता था।
पहले पैराग्राफ में निष्कर्ष के क्या समझ में आ रहा है कि भाई जिस प्रकार से पूरी सभ्यता में एक जैसी चीजें थी, तो इसका मतलब है कि भाई कोई ना कोई तो सभ्यता का संचालन कर रहा है। पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिए, चूंकि सिंधुवासी व्यापार वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, अतः अधिकांश इतिहासकारों ने चूंकि सिंधुवासी व्यापार वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, चूंकि सिंधुवासी व्यापार वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे, अतः अधिकांश इतिहासकारों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि सिंधु सभ्यता का संचालन भी इसी व्यापारी या वणिक वर्ग के हाथों में रहा होगा। अतः अधिकांश इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार किया है कि सिंधु सभ्यता का संचालन भी इसी क्या बेटा व्यापारी या क्या वणिक वर्ग के हाथों में रहा होगा। व्यापारी या वणिक वर्ग के हाथों में रहा होगा। संभवतः, लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं अपन, मतलब उसी में कंटिन्यू करिएगा। संभवतः व्यापारियों द्वारा अपनी विभिन्न समितियों जैसे नगर नियोजन समिति, माप तौल समिति, जल प्रबंधन समिति आदि के द्वारा, ठीक है, संभवतः व्यापारियों द्वारा अपनी विभिन्न समितियों जैसे नगर नियोजन समिति, मापतौल समिति, जल प्रबंधन समिति आदि के माध्यम से सभ्यता का संचालन किया जाता था। ठीक, क्लियर? ये है सिंधु सभ्यता की राजनीतिक दशा। ठीक है, स्पष्ट तौर पर कुछ भी कहना सही नहीं है क्योंकि लिखित साक्ष्यों का अभाव है, इसलिए हमने अनुमान आधारित, तर्क आधारित अपनी कुछ बातें कही। हमने धर्मतंत्र को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि धार्मिक स्थलों का अभाव है। हमने राजतंत्र को निगलेक्ट कर दिया क्योंकि महलनुमा संरचना नहीं मिली है। अंततः हमने इस बात को स्वीकार किया कि जो सबसे शक्तिशाली वही शासक। तो सबसे शक्तिशाली कौन? व्यापारी, और व्यापारी ही शासक। ठीक, क्लियर? चलिए, तो ये हो गई बेटा सिंधु सभ्यता की राजनीतिक दशा। ठीक है, अगली हेडिंग सामाजिक दशा। ठीक है, अगली हेडिंग सामाजिक दशा। अब देखिए, राजनीतिक दशा में जो हमने बिंदु लिखे थे वो तो काम नहीं आए सिंधु सभ्यता में, लेकिन जो सामाजिक दशा में बिंदु लिखे थे कि सामाजिक दशा किन बिंदुओं पर लिखी जाती है, वो अब आपके काम आएंगे। किन बिंदुओं पर लिखी जाती है सामाजिक दशा? परिवार, वर्ण, स्त्री, है ना, भोजन, वस्त्र, आभूषण, मृतक संस्कार, ये सब अब हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला बिंदु क्या होता है बेटा किसी भी काल की सामाजिक दशा पर? परिवार। तो सबसे पहली हेडिंग डालिए परिवार। और मैंने आपको बताया था किसी भी काल की पारिवारिक दशा में क्या लिखते हैं। सबसे पहला कि आधारभूत इकाई, दूसरा बता दीजिए मातृ सत्तात्मक या पितृ सत्तात्मक, और तीसरा बता दीजिए एकल या संयुक्त। तो सिंधु समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक?
है ना। और परिवार कैसे थे, एकल या संयुक्त? एकल। क्यों? क्योंकि ये कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। फटाफट परिवार के हेडिंग और लिखिए, परिवार समाज की आधारभूत इकाई था। परिवार समाज की आधारभूत इकाई था। कॉमा लगा के लिखते जाइए, कोई बहुत ज्यादा नहीं। परिवार समाज की आधारभूत इकाई था, फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, ठीक है। मात्र सत्तात्मक परिवार, कॉमा, मात्र सत्तात्मक परिवार, कॉमा, एकल परिवार प्रणाली पर आधारित। एकल परिवार प्रणाली पर आधारित, ठीक है। किसी भी काल का परिवार आए, अब जैसे ऋग्वैदिक काल का परिवार लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, परिवार समाज की आधारभूत इकाई था, पितृसत्तात्मक परिवार, संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित, काम खत्म, ठीक है। अगली हेडिंग क्या होती थी, वर्ण व्यवस्था। लेकिन एक मिनट, है ना, अंधानुकरण नहीं करना है, सोचना है कि वर्ण व्यवस्था इस काल में रही भी होगी कि नहीं। क्या लगता है, हाँ? वर्ण व्यवस्था रही होगी कि नहीं रही होगी? भाई सीधी सी बात है, वर्ण व्यवस्था का संबंध वैदिक धर्म से है, और वैदिक धर्म ही नहीं था अभी, वैदिक सभ्यता के साथ शुरू हुआ है वैदिक धर्म। तो ना वैदिक धर्म था और ना वैदिक धर्म की वर्ण व्यवस्था, तो फिर क्या लिखें जब वर्ण व्यवस्था नहीं है तो, है ना। तो यहां पर जो इतिहासकार हैं उन्होंने मोहनजोदड़ो से कुछ अवशेष प्राप्त किए हैं, और उससे ये पता चल रहा है कि भाई वर्ण तो नहीं था, ये तो क्लियर है। उससे ये पता चल रहा है कि वर्ग व्यवस्था का प्रचलन था। समझ रहे हो, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं था कोई, वैश्य और शूद्र नहीं था कोई, वर्ग व्यवस्था थी। 4 वर्ग थे, विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमजीवी। तो जो दिमाग पढ़ा लिखा होने वाला काम करते थे, जैसे पुरोहित, जादूगर, ज्योतिषी, ये सब क्या कहलाते थे, विद्वान वर्ग के कहलाते थे लोग। जो सैनिक थे, रक्षक थे, पहरेदार थे, ये क्या थे, योद्धा वर्ग। समझ रहे हो, जो व्यापार करते थे, जो जुलाहे थे, जुलाहे मतलब जो कपड़े बनाने का काम करते हैं, वो व्यापारी या व्यवसायी वर्ग। और जो बाकी अन्य काम कर रहे हैं, चाहे चर्मकार हो, कृषक हो, धोबी हो, कोई भी हो, ये सब क्या है, श्रमजीवी। और आप देखिए वैदिक काल में यही 4 वर्ग 4 वर्ण बने। विद्वान कहलाए ब्राह्मण, योद्धा कहलाए क्षत्रिय, व्यापारी कहलाए वैश्य और श्रमजीवी कहलाए शूद्र। बात समझ में आ रही है? तो सिंधु सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन नहीं था। कौन सी व्यवस्था का प्रचलन था, वर्ग। और ये मोहनजोदड़ो से जो कुछ साक्ष्य मिले उनसे पता चल रहा है कि ऐसा कुछ था। तो आप लिखिएगा शुरुआत में ही कि वर्ण व्यवस्था का अभाव था, वर्ण व्यवस्था का अभाव था, वर्ण व्यवस्था का अभाव था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों के आधार पर अनुमान है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों के आधार पर अनुमान है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों के आधार पर अनुमान है कि सिंधु समाज 4 वर्गों में विभक्त था। सिंधु समाज
4 वर्गों में विभक्त था। चलिए, सबसे पहला वर्ग कौन सा है? विद्वान। और विद्वान के अंतर्गत कौन कौन आ रहे हैं? पुरोहित, ठीक है, जादूगर, ज्योतिषी, दूसरा योद्धा, सैनिक और पहरेदार, व्यापारी, इसमें आते थे व्यवसायी, बात एक ही है, जुलाहे, शिल्पकार, और चौथा है श्रम जीवी, किसान, मजदूर आदि। ठीक है, तो ये बेटा 4 वर्ग थे, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। कैसी व्यवस्था थी? वर्ग व्यवस्था। ठीक, चलिए, तो पहला बिंदु हो गया परिवार। दूसरा बिंदु जो होता है वो होता है वर्ण। लेकिन अब जब सिंधु सभ्यता में वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं, तब जबरदस्ती थोड़ी लिखोगे कि नहीं हमने तो तय किया है तो लिखना ही पड़ेगा, है ना? ऐसा थोड़ी होता है कि 2 रोटी ज्यादा बन गई है तो खाना ही पड़ेगा, भले चाहे फिर कुछ भी हो जाए। देखा है ऐसे लोगों को? चलिए, तीसरी हेडिंग स्त्री दशा। ठीक है, तीसरी हेडिंग लिखिए स्त्री दशा। हमने चर्चा करी थी कि स्त्री दशा में हम क्या लिखते हैं, है ना? तो सबसे पहला बिंदु जो स्त्री दशा में हम लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि भाई स्त्रियों की दशा कैसी थी, अच्छी थी या बुरी थी, है ना? अब आपने अभी लिखा कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक समाज था, तो इसका मतलब है कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी। और हम ये कहें अच्छी नहीं, भारतीय इतिहास में सिंधु सभ्यता में ही स्त्रियों की दशा सर्वोत्तम थी। ठीक है, और क्यों थी, इन बिंदुओं की चर्चा करते हैं। हेडिंग स्त्री दशा, और लिखिएगा कि सिंधु सभ्यता काल में स्त्रियों की दशा सर्वोत्तम मानी गई है, क्योंकि सिंधु सभ्यता काल में स्त्रियों की दशा सर्वोत्तम मानी गई है क्योंकि डैश, अब कुछ बिंदु लिख लीजिए कि क्यों मानी गई है सिंधु सभ्यता काल में स्त्रियों की दशा सर्वोत्तम। स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। अगला लिखिएगा समानता का अधिकार प्राप्त था, शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, समानता का अधिकार प्राप्त था, शिक्षा का अधिकार प्राप्त था, समानता का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, लिखिएगा महिलाएं शासन प्रशासन में भाग लेती थी, महिलाएं शासन प्रशासन में भाग लेती थीं। अगला पॉइंट, ठीक है, महिलाएं शासन प्रशासन में भाग लेती थीं। फिर लिखिएगा कि सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का प्रचलन नहीं था। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह जैसी
कुरीतियों का प्रचलन नहीं था। अगला बिंदु लिखिएगा, उर्वरता की देवी के रूप में, अगला बिंदु, उर्वरता की देवी के रूप में क्या होती थी? महिलाओं की पूजा होती थी। उर्वरता की देवी के रूप में महिलाओं की पूजा होती थी। ठीक है, ये वो कारण है जो बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर सिंधु सभ्यता काल के दौरान महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, और इन्हीं आधारों पर हम कहते हैं कि सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। तो अब पैराग्राफ चेंज करिए, पॉइंट नहीं, पैराग्राफ, निष्कर्ष वाला टाइप का, हेडिंग नहीं डालिए, निष्कर्ष, पैराग्राफ चेंज करिए और लिखिएगा, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर ही हम मानते हैं कि सिंधु समाज एवं परिवार, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर ही हम मानते हैं कि, उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर ही हम मानते हैं कि, क्या मानते हैं बेटा? कि सिंधु समाज एवं परिवार क्या था? मात्र सत्तात्मक था। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर ही हम मानते हैं कि सिंधु समाज एवं परिवार मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, चलिए, ये तीसरा बिंदु हुआ सामाजिक दशा का, स्त्री दशा। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, हमने वो बिंदु बताए हैं जो ये स्थापित करते हैं कि समाज में महिलाओं की दशा अच्छी थी, और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि सिंधु समाज और परिवार मात्र सत्ता। आपसे कोई पूछे कि कैसे कह सकते हो, तो बता देना, इन आधारों पर कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, यूं तो अगला बिंदु दास प्रथा होती है, लेकिन हमारे पास दास प्रथा की कोई जानकारी नहीं है, तो जिनकी जानकारी नहीं है उनको लिखना भी नहीं है। ठीक है, अगली हेडिंग, चलिए कुछ बात करते हैं मनोरंजन की। भोजन, वस्त्र, आभूषण और मृतक संस्कार। आपको सब पता है कि किस पर क्या लिखना है, बस फटाफट हमें क्या करना है, लिख देना है। मनोरंजन, कल मैंने आपको बताया था जब भी हमारी चर्चा हुई थी कि मनोरंजन के प्राचीन काल में साधन क्या थे? नृत्य, संगीत, खेलकूद और शिकार, आखेट, है ना। चलिए, तो आप लिखिएगा, नृत्य, संगीत, खेलकूद, आखेट, नृत्य, संगीत, खेलकूद, आखेट, आखेट मतलब शिकार, है ना, खेलकूद, आखेट आदि मनोरंजन के प्रमुख माध्यम थे। इसी में एक पॉइंट अगला लिख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त, वो नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, ध्यान है ना। चलिए, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य प्रतिमा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य प्रतिमा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य प्रतिमा एवं मोहरों से प्राप्त ढोलक व अन्य वाद्य यंत्रों के चित्रों, ढोलक एवं अन्य वाद्य यंत्रों के चित्रों के आधार पर कहा जा सकता है कि, ढोलक व अन्य वाद्य यंत्रों के चित्रों के आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधुवासियों की, कहा जा सकता है कि सिंधुवासियों की नृत्य संगीत में भी पर्याप्त रुचि थी। कहा जा सकता है कि सिंधुवासियों की नृत्य संगीत में भी पर्याप्त रुचि थी। कहा जा सकता है कि सिंधुवासियों की नृत्य संगीत में भी
क्या थी बेटा? पर्याप्त रुचि थी। ठीक है। मनोरंजन, भोजन, भोजन में मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं, शाकाहारी और मांसाहारी, है ना? तो आप लिखिएगा शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही भोजनों का प्रचलन था। कुछ गिलास मिले हैं तो पता चलता है कि ये कोई ना कोई पेय पदार्थ भी पीते थे। पानी तो पीते ही थे, साथ में कुछ ना कुछ और भी पीते थे। अब ये क्या पीते थे इसकी कोई गारंटी नहीं है। वैदिक वासियों की क्लियर है कि वो सोमरस पीते थे, क्योंकि लिखा हुआ है। सिंधुवासी क्या पीते थे ये क्लियर नहीं है, बस ये क्लियर है कि कोई ना कोई पेय पदार्थ भी पीते थे। तो आप लिखिएगा शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों भोजनों का प्रचलन था। और इसी में एक लाइन लिखिएगा, सिंधुवासी पानी के अतिरिक्त कोई पेय पदार्थ भी पीते थे। सिंधुवासी पानी के अतिरिक्त कोई, सिंधुवासी पानी के अतिरिक्त कोई पेय पदार्थ भी पीते थे। ठीक है, पानी के अतिरिक्त कोई पेय पदार्थ भी पीते थे। ठीक है, चलिए भोजन हो गया। अगला क्या देख ले, इनके वस्त्र और आभूषण। तो अगला लिखिएगा वस्त्राभूषण। मैंने आपको एक बात बताई थी कि सिंधुवासी नगरीय सभ्यता के लोग थे और नगरीय सभ्यता में महिला और पुरुष दोनों के कपड़ों में क्या होती है, समानता, है ना? और आप देखिए महिला भी आभूषण पहनती है और पुरुष भी आभूषण पहनते हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा कि स्त्री और पुरुष के वस्त्रों में समरूपता थी। स्त्री और पुरुषों के वस्त्रों में समरूपता थी। ठीक है, स्त्री और पुरुषों के वस्त्रों में समरूपता थी। अगला पॉइंट लिखिएगा, लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों को मुख्यतः पहनते थे। लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों को मुख्यतः पहनते थे। लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों को मुख्यतः पहनते थे। अगला लिखिएगा, स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। और आखिरी पॉइंट लिखिएगा बेटा, हार, बाजूबंद, हार, बाजूबंद, ठीक है, कंगन, मनके, मनके मतलब क्या होता है, मोतियों की माला आदि प्रमुख आभूषण थे। हार, बाजूबंद, कर्णफूल भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, हार, बाजूबंद, कर्णफूल, ठीक है, कान में पहनने वाला कर्णफूल, ठीक है, मनके आदि प्रमुख आभूषण थे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो वस्त्र, आभूषण, भोजन, मनोरंजन, स्त्री दशा, वर्ग व्यवस्था, परिवार, और आखिरी बिंदु क्या होता है, मृतक संस्कार। तो आखिरी हेडिंग डालिए, मृतक संस्कार। हाँ, मन के बनाने के कारखाने सब लगभग 3-4 जगह मन के बनते थे। चंदबुदड़ों में बनते थे, हड़प्पा में भी बनते थे। लिख सकते हैं, अगर पेपर में याद आए तो लिख दीजिएगा। ठीक है, मृतक संस्कार। ठीक है, लिखिएगा शवाधान की, शवाधान की, शवाधान, शवाधान का ही अन्य नाम है मृतक संस्कार। शवाधान की
तीनों प्रणालियां, शवाधान की तीनों प्रणालियां, ब्रैकेट में लिखिए दाह संस्कार, शवाधान की तीनों प्रणालियां, ब्रैकेट में क्या लिखिए बेटा, दाह संस्कार, आंशिक समाधिकरण और पूर्ण समाधिकरण, ब्रैकेट क्लोज। शवाधान की तीनों प्रणालियां, ब्रैकेट में दाह संस्कार, आंशिक समाधिकरण और पूर्ण समाधिकरण। शवाधान की तीनों प्रणालियां प्रचलित थीं। ठीक है, शवाधान की तीनों प्रणालियां प्रचलित थी। चलिए, ये हो गया सिंधु सभ्यता की सामाजिक दशा और राजनीतिक दशा। आपने सामाजिक दशा जो बिंदु समझे थे और अभी आपने लिखा, तो आपको ये एहसास हो रहा है कि सरल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम यही बिंदु चलेंगे मौर्य में, गुप्त में, सल्तनत में, तो क्या होगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी, तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता की धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, विज्ञान और तकनीकी दशाएं बची हैं। कल इनको करके चैप्टर कंप्लीट करेंगे सिंधु सभ्यता, और फिर वैदिक सभ्यता से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इस सैटरडे तो हमारा फुल लेंथ टेस्ट नहीं हो पाया था क्योंकि थोड़ा सा कोर्स के कारण, है ना, लेकिन इस सैटरडे जरूर होगा, ये बात तय है। 150 नंबर का टेस्ट, 1.5 घंटे, और सिंधु सभ्यता तक आएगा। उस टाइम तक वैदिक सभ्यता भी कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वैदिक सभ्यता नहीं दूंगा, 3 चैप्टर दूंगा, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, आप बहुत अच्छे से इन्हें प्रिपेयर करिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कॉपियां सबकी कंप्लीट है। ठीक है, तीनों चैप्टर सबके कंप्लीट हैं, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आज तो मैंने क्वेश्चन नहीं दिया, थोड़ा सा आज ये कोर्स पर आगे बढ़ना था, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको समझाने के चक्कर में सिंधु सभ्यता बहुत दिन खिंच गई, है ना। लेकिन बात यही है कि कोई चीज जल्दी हो भी जाए, समझ में ना आए तो क्या मतलब, हाँ, बाद में कम टाइम लगेगा। आप देखिए ना, सामाजिक दशा मैंने समझाई कि आपको ज्यादा, सिर्फ लिखवा दिया तो भी काम हो गया ना। मैंने आपको यही कहा कि भले हमारे 2-3 दिन लग गए दशाओं को समझने में, लेकिन आगे तक के लिए सुकून रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कल आप यहाँ तक पढ़ के आइए। ठीक है, हम आंसर राइटिंग जरूर करेंगे ही करेंगे। ठीक।